हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग वेक्टर ख़त्म करने के बाद में 3D स्टार्ट करने वाले हैं। 3D में बेसिकली अपने को ऐसे देखा जाए ब्रॉडली तो स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, प्लेन्स पढ़ना है और आखिर में हम लोग थोड़ा सा स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि स्फीयर का इक्वेशन कैसा रहता है, अगर उसको किसी प्लेन से कट करें तो क्या क्रॉस सेक्शन होगा और वो सारी चीज़ें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज स्ट्रेट लाइन। ओके, ऑब्वियसली 3D की बात कर रहे हैं हम लोग, 2D में स्ट्रेट लाइन हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, अब मान लो अपने को एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है ए पॉइंट। अब इस ए पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन का इक्वेशन लिखो। तो अब इस ए पॉइंट से पास होते हुए देयर विल बी इन्फिनाइटली लाइंस, है ना, इनमें से मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जितने भी लाइन्स हैं ये सब के सब ए पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो कौन से लाइन का इक्वेशन हमसे पूछा गया ये निश्चित नहीं है अभी। तो इसका मतलब कि सिर्फ एक पॉइंट बता देना लाइन के ऊपर, दैट इज़ नॉट वेरी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन लाइन यूनिकली। ओके, तो कोई एक और चीज़ अपने को चाहिए होगी जिससे हम लोग उस लाइन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकें। तो जैसे ही अगर हम इस लाइंस का डायरेक्शन फिक्स कर दें, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक बी वेक्टर है छोटा सा, इस बी वेक्टर के पैरेलल लाइन लिखना है और साथ में वो ए पॉइंट से पास भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जितनी भी लाइन्स हमने ड्रॉ की थी ये सब रिजेक्ट हो जाएंगी और इस बी वेक्टर के पैरेलल और ए पॉइंट से पास होता हुआ सिर्फ एक ही लाइन अभी होगा हमारे पास, ठीक है, जो ऐसा अभी हमने ये ड्रॉ कर रखा है इसको। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन लिखने का मतलब एक ऐसा रिलेशन लिखना जिस रिलेशन को लाइन पे मौजूद हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करे और लाइन पे जो भी पॉइंट्स लाइन पे नहीं है उनमें से कोई भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई नो करे, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन लिख देना जो इस लाइन पे मौजूद हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो पहले तो मान लिया कि ये जो पॉइंट है ए पॉइंट से जिस लाइन पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ए है, इसका मतलब ये मेरा ए वेक्टर आ गया। अब मुझे एक ऐसा रिलेशन लिखना है इसके ऊपर, ठीक है, जो हर एक जनरल पॉइंट द्वारा इस लाइन पे मौजूद हर एक पॉइंट द्वारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट यहाँ से आर पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर वेक्टर, ठीक। ओके, तो अब मुझे ये अगर मैं आर वेक्टर लिखना चाहूँ, ओके, तो आर वेक्टर अब देखो तुम यहाँ पे चाहे तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से समझ लो या फिर तुम ऐसे समझ लो जैसा मैंने बताया था कि ओ पॉइंट से आर पॉइंट तक जाना है तो ए से होते हुए चले गए, ठीक है, ए पॉइंट से होते हुए। तो ए पॉइंट मतलब 0 से ए तक जाएंगे तो रास्ते में ए वेक्टर मिला, प्लस ए आर वेक्टर मुझे लिखना है यहाँ पे, ए आर वेक्टर ये, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर जो है पूरी लाइन ही हमारी बी वेक्टर के पैरेलल है। इसका मतलब कि ये जो ए आर वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है ए आर, ये भी हमारा बी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। और बी वेक्टर के पैरेलल कोई भी वेक्टर अगर मुझे लिखना है आई कैन राइट लैम्डा टाइम्स बी। ये एक ऐसा रिलेशन मिला मुझे, ठीक है, जिस रिलेशन को इस लाइन पे मौजूद हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन मेरा एक लाइन का इक्वेशन हो गया। ऐसी लाइन है ये जो ए पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ए बोलने का मतलब ऐसा पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, ठीक है। तो बस इतना ही छोटा सा इक्वेशन जो है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी, ठीक है। तो कभी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग यही दो चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि कोई लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए और लाइन का कोई एक पैरेलल डायरेक्शन मिल जाए या वेक्टर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, in order to write the equation of line, always look for two things, ठीक है। पहला क्या है उसमें से कोई भी एक पॉइंट है ना, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, और दूसरा
एनी पैरेलल वेक्टर, लाइन का कोई भी पैरेलल, इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, पहले तो रिकॉग्नाइज करना है ये क्या है। आर इक्वल टू सम वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स अदर वेक्टर, इसका मतलब ये एक लाइन है। कैसी लाइन? पासिंग थ्रू एनी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर एस वेक्टर है, ये वाला चीज़। ठीक है, एंड पैरेलल टू टी वेक्टर, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बी ही रहेगा, कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं वहाँ पे। ओके, अब यहाँ एक और चीज़, अब कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि इधर मैंने ये म्यू कैसे लिख दिया। कोई भी एक स्केलर लिखना है मुझे, मैं लैम्डा लिखूँ, म्यू लिखूँ, जो मर्जी लिखूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वाला अगर देखें तो ये भी एक लाइन है। कहाँ से पास हो रहा है ये? इट इज पासिंग थ्रू, कंपेयर करो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी के साथ, तो पासिंग थ्रू एनी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर एंड पैरेलल टू, आई कैन से, अगर मैं इसको लिखता हूँ कन्वर्ट करके ऐसे ए प्लस लेमडा माइनस बी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पैरेलल टू माइनस बी, लेकिन जो भी माइनस बी के पैरेलल होगा वो बी के भी पैरेलल होगा, तो पैरेलल टू बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए। हमने क्या अभी तक समझा कि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए वी विल ऑलवेज लुक फॉर ओनली टू थिंग्स। फर्स्ट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, अदर इज एनी पैरेलल वेक्टर। ओके, तो अब ये हमें इक्वेशन ऑफ सम लाइन्स है ना लिखना है ऐसे, जिसमें पहला पार्ट है लाइन जो 1, 2, 3 से पास हो रहा है। तो 1, 2, 3 से पास हो रहा है, इसका मतलब जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और पैरेलल वेक्टर सीधा सीधा लिख दिया कि पैरेलल वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हमारा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, यानी कि कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, प्लस सम स्केलर लेमडा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। ठीक, ये आंसर हो गया। और देखिए आगे, बी पॉइंट से पास हो रहा है, बी पॉइंट से। अब यहाँ पर सीधे सीधे पैरेलल वेक्टर नहीं बताया, अब हमको बताया कि एक ऐसे लाइन से पास हो रहा है, सॉरी इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है ना, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया। वी आर रिक्वायर्ड टू राइट अ इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। अब ये अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ठीक है, ये मेरा गिवन लाइन है। जो गिवन लाइन कौन से वेक्टर के पैरेलल दिखाई दे रहा है? यहाँ सॉरी, यहाँ जो ये लेमडा के साथ वाला, स्केलर के साथ वाला जो वेक्टर होता है, यही हमारा पैरेलल वेक्टर होता है। तो अगर हमारा दिया हुआ लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यही वेक्टर जो है, यही वाला जो वेक्टर है हमारा, ये वाला वेक्टर, यही हमारा रिक्वायर्ड लाइन के भी पैरेलल हो जाएगा। तो यही हमारे बी वेक्टर का काम कर जाएगा। ठीक है, और कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा लाइन अब हो जाएगा ऐसे, मैं लिख देता हूँ पहले, पासिंग थ्रू कौन सा वेक्टर है, 0i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप एंड पैरेलल टू i माइनस 2j प्लस 3k। देयरफॉर लाइन हो गया r इक्वल टू जिस वेक्टर से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स a प्लस लेमडा b, ऐसे लिखना है। तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ऑलवेज लुक फॉर अ पैरेलल वेक्टर एंड अ पॉइंट। ठीक है, आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन है, वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू दिस टू गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पर ए पॉइंट इधर दे दिया 1, 2, 3, बी पॉइंट दे दिया अपने को 2, 1, -2। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। क्या क्या हमको चाहिए होता है, कोई भी एक पॉइंट, यहाँ तो एक से ज़्यादा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने को चाहिए पैरेलल वेक्टर। अब कोई सोचेगा कि पैरेलल वेक्टर तो दिया नहीं यहाँ पे, लेकिन कुछ सोचो, अगर हम इस ए को बी के साथ ज्वाइन करें,
ठीक है, कोई भी डायरेक्शन दे दें ए से बी की तरफ। तो ये जो ए बी वैक्टर मिला, ये जो ए बी वैक्टर, यही हमारा पैरेलल वेक्टर हो गया। यानी कि बी वेक्टर का काम कौन कर गया, ये ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कैसे लिखना है, ए से बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस 1 का ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया -2 -3 के कैप, कितना मिला आई कैप -j कैप -5 के कैप। ये हमारा पैरेलल वेक्टर हो गया। और फिर लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए r बराबर, अब यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लिखना है मुझे जिस पॉइंट से हमारा जो है लाइन वो पास कर रहा है, ठीक है। अब मैं वहाँ पर a पॉइंट भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी चाहते b पॉइंट भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, दिखने में भले अलग होगा, लेकिन अब मैंने मान लो a वाला पॉइंट लिखा यहाँ पे। तो आई कैप +2j कैप +3 के कैप, फिर प्लस लेमडा टाइम्स कोई पैरेलल वेक्टर लिखना है, तो i -j -5 के कैप। ये भी आंसर सही है। किसी ने मान लो ऐसे लिखा r इक्वल टू, यहाँ पर a की जगह पे उसने b पॉइंट लिख दिया, वहाँ से भी तो पास हो रहा है 2i कैप +j कैप -2 के कैप, ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स पैरेलल वेक्टर i -j -5 के कैप। ये भी ठीक है, इन दोनों में से दोनों करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया कि एक लाइन है जो जो ए पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन वो बी और सी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक। मान लेते हैं मेरा बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ऐसा है, तो बी और सी इन दोनों का ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा बी क्रॉस सी, जो पूरे बी और सी प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। अब मुझे एक ऐसा लाइन लिखना है जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब कि वो लाइन हमारा बी क्रॉस सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब बी क्रॉस सी के पैरेलल हो गया, तो वही बी क्रॉस सी से ही मुझे एक पैरेलल वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लाइन विल बी पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो अब ये बी क्रॉस सी आप कैलकुलेट कर लोगे, आई कैप जे कैप के कैप, है ना। बी का कॉम्पोनेंट 1 1 1, सी का कॉम्पोनेंट 1 -2 0, ठीक है। क्या आ जाएगा ये 2i कैप +j कैप एंड -2 -1 -3 के कैप, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल वेक्टर हो गया। फिर बोला ही था कि कौन से पॉइंट से पास हो रहा था, ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 1, -1, 2 दे दिया। तो हमारा जो लाइन है वो हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप -j कैप +2 के कैप, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, प्लस लेमडा टाइम्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम लेमडा ही लिखोगे, तुम्हें लेमडा से अगर नफरत है तो म्यू लिख लो, ठीक है ना। वो भी तुमको अच्छा नहीं लगता तो तुम अल्फ़ा लिख लो, कुछ भी मर्जी लिख लो, ठीक है। 2i +j -3 के कैप, ये हमारा ये पैरेलल वेक्टर जो था वो आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये अलग अलग क्वेश्चन मैंने हर एक अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें पैरेलल वेक्टर बेसिकली मतलब पैरेलल वेक्टर ही ढूंढना मेन टास्क है, पॉइंट तो दिया रहता है और मोस्टली, है ना। अब देखते हैं हम लोग जो हमने अभी लाइन का इक्वेशन डिराइव करा कि ए पॉइंट से पास होने वाला और बी वेक्टर के पैरेलल लाइन होता है r इक्वल टू a + लैम्डा बी, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे यहाँ पर कहीं ओरिजिन होगा, मतलब ओरिजिन से ए को ज्वाइन करने वाला ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक। ये इक्वेशन का मतलब क्या है, देखो कहीं पर भी अगर मुझे इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी किसी पॉइंट पे मान लो कि मुझे इस पी पॉइंट पे जाना है, तो पी पॉइंट पे जाना है तो मैं ए तक गया, ए वेक्टर प्लस, अब यहाँ से ए से पी तक जाने के लिए मुझे बी के पैरेलल ही चलना पड़ेगा, इस बी वेक्टर के पैरेलल ही चलना पड़ेगा। तो बी वेक्टर के पैरेलल चलना मतलब लैम्डा टाइम्स बी, ठीक। अब इसलिए अगर बी का डायरेक्शन जैसा मैंने अभी दिखा रखा अगर उधर की तरफ है, तो पी पॉइंट पे जब जाएंगे तो लैम्डा का वैल्यू उस केस में पॉजिटिव होगा। मान लो इधर किसी हम क्यू पॉइंट पे आना चाहते हैं, तो ए पॉइंट से हमें लेफ़्ट साइड में दूसरी तरफ अपोजिट साइड में चलना पड़ेगा, वो बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस केस में जो है लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट अगर यहाँ पे मैं आर पॉइंट ले लिया तो ये आर पॉइंट भी
इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? देखो ए यहाँ तक गए ए, और ए में सम कांस्टेंट इनटू बी किया तो हम लोग आर पे पहुँच गए। तो इस तरीके से इस लाइन पे मौजूद हर एक पॉइंट पे हम लोग पहुँच सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे रखा जो लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, मान लेते हैं पी डैश पॉइंट, ठीक, पी डैश पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर नहीं है, तो अब इस पी डैश पॉइंट पे कभी भी हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि पी डैश पे अगर पहुँचना है तो ए से हमको इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। ए से जैसे ही हमने ये डायरेक्शन चेंज किया तो ये वाला डायरेक्शन जो है, ये वाला डायरेक्शन, ये बी और बी के पैरेलल डायरेक्शन तो है नहीं। ठीक है, तो इसको लैम्डा भी तो नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट मौजूद नहीं है, पी डैश हो गया, मान लो यहाँ पे कोई क्यू डैश पॉइंट हो गया, उस पॉइंट तक हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब कि ये इक्वेशन जो है एक ऐसा रिलेशन है जो लाइन पे मौजूद हर एक पॉइंट तो उसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन ऐसा कोई भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा जो लाइन पे मौजूद नहीं है। ठीक, एक तो हम लोग ये बात समझ गए इसमें। अब देखो इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी ऐसा बना सकते हैं। बोला क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर कौन सी लाइन है, ये देखो यहाँ पे लाइन लिखी है आई प्लस जे प्लस 2k, इसका मतलब कि 1,1,2 ये एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है ना, इसी पॉइंट को क्वेश्चन में ए पॉइंट लिखा गया है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इस ए पॉइंट से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, और वो भी इसी लाइन के ऊपर। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट होंगे, ये आपको समझ आ रहा है। 5 यूनिट इधर एक पॉइंट होगा और 5 यूनिट दूसरी साइड में एक दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो ये दोनों पॉइंट कैसे लिखना है? ठीक, ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पर है कहीं। ठीक और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर मुझे पता है। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कैसे पता? लाइन की इक्वेशन देख के। अब इतना तो सीख जाओ कि लैम्डा के साथ जो लिखा वो पैरेलल वेक्टर है, I माइनस 2j प्लस 2k। अब मुझे 1, 1, 2 पॉइंट से 5 यूनिट राइट में इधर P पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिखूँगा R बराबर, चूँकि इस लाइन का इक्वेशन है A प्लस लैम्डा टाइम्स, यही वाली लाइन की इक्वेशन है ये वाली। अब इसमें मुझे बस लैम्डा का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है ताकि ये जो लेंथ है AP, ये मेरे पास, क्योंकि A तक तो हम है ही, R बराबर ओरिजिन से स्टार्ट करके A तक गए, फिर वहाँ से मुझे P तक जाना है, लेकिन वो 5 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। तो बस यहाँ पर लैम्डा ही हमें ऐसा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो ये लैम्डा बी जो हम लिखते हैं ये 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, और डायरेक्शन कौन सा? बी का। तो उसका तरीका क्या है कि बी को, ये तो हम लोग वेक्टर की पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है, 5 मैग्नीट्यूड का कोई दूसरा वेक्टर लिखो तो हम लोग क्या करते हैं, उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं और फिर उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पैरेलल वेक्टर था बी, I माइनस 2j प्लस 2k कैप, इसका हम लोग यूनिट वेक्टर लिख लेंगे। तो I माइनस 2j प्लस 2k को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें अगर मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया I माइनस 2j प्लस 2k इंटू 5/3। ठीक है, तो बस अब ये पॉइंट हो गया P पॉइंट, जो हो गया मेरा P पॉइंट इज बेसिकली A, दैट इज I प्लस j प्लस 2k था, है ना, प्लस अब यहाँ पर वही 5b कैप, है ना, ये लिख दूंगा। तो ये पॉइंट मिल गया I प्लस j प्लस 2k कैप प्लस 5/3 टाइम्स I माइनस 2j प्लस 2k कैप, ये P पॉइंट हो गया। ऐसे ही अगर आपको समझ आ गया तो Q पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, Q पॉइंट में A से मुझे पीछे लेफ़्ट साइड में 5 यूनिट चलना है, तो ये जो इधर की तरफ हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे वो ऑब्वियसली ये जो पैरेलल वेक्टर है हमारा, इस पैरेलल वेक्टर का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, तो बस कुछ नहीं, उस केस में बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर i प्लस जे प्लस 2k कैप और माइनस 5/3 i माइनस 2j प्लस 2k कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी एक पॉइंट से कुछ यूनिट डिस्टेंस पे हम लोग लाइन के ऊपर पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने देखा कि लाइन का इक्वेशन और फिर उसको कैसे पहचानना है कि कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, कौन से वेक्टर के पैरेलल है ना, और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जब दी जाएगी तो कैसे हम लोग को लाइन का इक्वेशन लिखना है। अब लाइन को लिखने के इस वेक्टर फॉर्म के अलावा ये जो हम लोग अभी तक लिख रहे थे इसमें सब वेक्टर इन्वॉल्व था तो उसको वेक्टर फॉर्म बोला जाता है। अब इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पर वेक्टर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है ना, सीधे कोऑर्डिनेट के टर्म में। उसको हम लोग 3D फॉर्म बोलते हैं या कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं या सिमेट्रिक फॉर्म भी उसको बोला जाता है। ठीक, तो अब वो उसका तरीका क्या है देखो समझो। जैसे ये मेरे पास a प्लस लैम्डा बी करके कोई r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स बी कोई एक लाइन है। ठीक, ऑब्वियसली अब ये a पॉइंट तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लिया कि मैंने x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है। b वेक्टर भी दिया रहता है या नहीं दिया रहता है तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन रहती है जिससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लो मेरा b वेक्टर a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप है। ठीक, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है 3D फॉर्म में, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, वो देखो। तो r तो हमारा कोई जनरल वेक्टर है तो r का वैल्यू हम लोग को रख देना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। तो जैसे ही हम लोग r का वैल्यू ये रखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप बराबर a क्या है मेरे पास x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स b है मेरे पास a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक, अब इसको x1 प्लस लैम्डा टाइम्स a i कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b j कैप z1 प्लस c लैम्डा टाइम्स k कैप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ वेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन है, आई जे कैप और के कैप है ना। तो आई जे के ये सब पता ही है तुम्हें, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, मतलब इसके कोफिशिएंट को वी कैन डायरेक्टली कंपेयर। तो अगर इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, x बराबर x1 प्लस लैम्डा ए और क्या मिलेगा y बराबर y1 प्लस लैम्डा बी और मिल जाएगा z बराबर z1 प्लस लैम्डा सी। ठीक, यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू लिखूँ, इधर से a का वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो x माइनस x1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ लैम्डा का, तो अपॉन a बराबर क्या आएगा लैम्डा। तो मैं लैम्डा यहाँ लिख रहा हूँ। फिर मैंने इस सेकंड से लैम्डा का वैल्यू अगर लिखा तो y माइनस y1 अपॉन बी मिलेगा और थर्ड वाले से अगर मैं लैम्डा का वैल्यू लिखूँ तो z माइनस z1 अपॉन सी मिल जाएगा। ये तीनों ही लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म आ गया मेरे पास अभी, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि इसमें वेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ये सीधे इस कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है, एक्स वाई जेड इन्वॉल्व है। ठीक है, तो 3D फॉर्म बोल लो या जो भी बोलना है बोल लो, बस ये ध्यान रहे कि ये लिखा कैसे गया। ठीक है, लिखा कैसे गया, बस वैल्यू पुट कर दिया वेक्टर का और कंपेयर कर लिया। लेकिन अब तुम्हें इतना काम नहीं करना है, इतना लंबा मेथड। तुम इसका शॉर्टकट देखो कैसे होगा। शॉर्टकट इसका ये है कि अगर इसको थोड़ा सा तुम विजुअलाइज करो तो यहाँ डिनोमिनेटर में पैरेलल वेक्टर जो होता है हमारा लैम्डा के साथ वाला, उसके कंपोनेंट लिखे हैं ए बी सी। देख लो ए बी सी डिनोमिनेटर में। ठीक, और इसके अलावा यहाँ न्यूमरेटर में एक्स वाई और जेड में से हमने जिस पॉइंट से हमारा ये लाइन पास कर रहा था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। x1 y1, x में से x1, y में से y1 और z में से z1। तो अगर इतनी बात याद है तो अब हम लोग क्वेश्चन डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर से कार्टेशियन में। अगर कन्वर्ट करना हो तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखा है, इसको मुझे कार्टेशियन में लिखना है।
तो x माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल टू y माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल टू z माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसा कुछ आएगा। और इक्वल टू फाइनली इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा है तो इधर भी लैम्डा आ जाएगा। ठीक, नीचे क्या लिखना होता है पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट, तो वो 1 1 1 है। एक्स वाई और जेड में से क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लो 0, 2, 3 है, तो यहाँ से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। ठीक, बस ये हो गया। ओके, अगर समझ आ गया तो अब तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे सेकंड वाले की बात करें तो x माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन -2 इक्वल टू z माइनस, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0, 2 था, तो x में से 0, y में से 0 और z में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और अपॉन में आ गया यहाँ पे कंपोनेंट के, कंपोनेंट किसका, पैरेलल वेक्टर का। ठीक है, तो इक्वल टू कितना, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है म्यू। ओके, अब यहाँ पर कुछ लोग सोच में पड़ गए कि ये डिनोमिनेटर में सर आपने 0 क्यों लिख दिया। आज तक तो यही पढ़ते आए हम लोग कि डिनोमिनेटर में कभी भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सही बात है, वो अभी भी वैलिड है। ठीक है, बस यहाँ पर ये ध्यान रहे कि ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो फॉर्म लिख रहे हैं, ये सिमेट्रिक फॉर्म जो लिख रहे हैं हम लोग, ये कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ये दिस इज़ नॉट अ नंबर, है ना। ये p/q फॉर्म का कोई रैशनल नंबर हम लोग थोड़ी लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये लिखने का एक मेथड है, कंपेयरिंग का एक मेथड है ना। ओके, तो ये ध्यान रहे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि क्या पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पर देखो थर्ड वाले एग्जांपल की बात करें तो x माइनस 1 अपॉन पैरेलल वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो है ही नहीं, तो 0। y माइनस 1 यानी कि +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पैरेलल वेक्टर का j कंपोनेंट वो भी नहीं है, तो यहाँ भी 0 हो गया, इक्वल टू z माइनस 1। ये पॉइंट हमेशा देख लिया करो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 1 माइनस 1 1 से पास हो रहा है। ठीक है, तो z माइनस 1 और अपॉन में 3 इक्वल टू क्या, s। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो कांस्टेंट था वो s था। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म से डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका रिवर्स देखो, जैसे ये कार्टेशियन फॉर्म लिखा हुआ है, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो वेक्टर फॉर्म होगा r बराबर, यहाँ पर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ से वो पास हो रहा है, प्लस यहाँ कुछ अगर लिखा नहीं है तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो। ठीक है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर का पैरेलल वेक्टर यहाँ पे, तो पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट हमें पता है ये नीचे ही आता है यहाँ पे, यानी कि 2i + 3j + 4k कैप। और यहाँ पर x, y और z में से 1 2 3 सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा मेरा 1 2 3 वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 × i कैप + 2 × j कैप + 3 × k कैप, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अब कुछ लोग बिना ध्यान दिए ऐसे लिख देंगे सीधे कि क्या सब्ट्रैक्शन में यहाँ 4 दिख रहा है, तो 4i - 0j एंड माइनस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर से दिक्कत आ गया, क्या सब्ट्रैक्ट हो, कोई मान लो कि 5 लिख दिया। ठीक है, 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स नीचे i + 2j + 3k, ये पूरा गलत हो गया, दिस इज ये हो गया गलत, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रहे आपको, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। ये फॉर्म है, यहाँ पर x और y और z का जो कोफिशेंट है वो 1 रहना चाहिए, +1 रहना चाहिए। ठीक है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो वो पहले हमें x, y और z का जो कोफिशेंट है उसको 1 क्रिएट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो जैसे यहाँ पर 2 है तो हम लोग 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर में अगर भेज दें तो x माइनस 2 अपॉन 1/2 ऐसे बन जाएगा। इसको मैं y माइनस 0 अपॉन 2 लिख लेता हूँ। z का कंपोनेंट यहाँ पर -1 है, तो -1 कॉमन लेके z माइनस 5 -1 को नीचे भेज दिया। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो हो जाएगा 2i कैप + 0j कैप + 5k कैप, ये पॉइंट हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर 1/2i कैप + 2j कैप - 3k कैप। ठीक है, हो सकता है कि आंसर तुम्हें ऐसा दिखाई दे,
2i प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा। अब चूँकि यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 6k कैप। हो सकता है आंसर तुम्हें ऐसा दिखाई दे और तुम सोच में ऐसा पड़ जाओगे कि ये तो पैरेलल वेक्टर तो लिखा ही नहीं। तुम ध्यान से देखो तो पैरेलल वेक्टर ही लिखा। पैरेलल किसी भी वेक्टर में अगर हम किसी 2 का मल्टीप्लाई भी कर दें तो वेक्टर का डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा। कुल मिला जुला के अपने को इस ब्रैकेट में यहाँ पे लैम्डा के साथ में पैरेलल वेक्टर लिखना है। वो पैरेलल वेक्टर अगर मान लो कि i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है तो तुम 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप भी लिख सकते हो। किसी का मन करेगा 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 10k कैप भी लिख सकता है वो, बस डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। तो i कैप j कैप तीनों में, i कैप j कैप और k कैप तीनों में ही हम लोग किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, इसको देखें फिर से वही सेम चीज़, दिक्कत आ गई। यहाँ पे x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे z के साथ में, ठीक है ना, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 3 को जब 0 के नीचे भेजेंगे तो x अपॉन ये 0 ही रह जाएगा। ओके, फिर y माइनस ऑफ -1 अपॉन 2 इक्वल टू z -7 को नीचे ट्रांसफ़र कर दो तो -1/7 हो गया। और z को हम लोग z माइनस 0 भी समझ सकते हैं। तो बस r बराबर हो गया x y z में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0 -1 0, यानी कि माइनस j कैप प्लस सम लैम्डा टाइम्स वेक्टर का कंपोनेंट नीचे, पैरेलल वेक्टर का कंपोनेंट नीचे दिखाई देता है हमेशा। ठीक है, वो क्या है, 0 i कैप 2j कैप माइनस 1/7 k कैप, ये आंसर हो गया। ठीक है, तुम चाहो तो जैसा हमने अभी बताया यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आते देखते हैं एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना है, आई होप एक्सिस वगैरह सब आपको पता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इस एक्स एक्सिस इज इटसेल्फ अ लाइन, है ना, तो इसका भी हम लोग इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, कोई एक पॉइंट चाहिए, तो कोई भी एक पॉइंट, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम 2 0 0 भी ले सकते हो। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है, लेकिन सबसे ईजी है यही 0 0 0। ठीक है, तो ए वेक्टर का काम कर गया यहाँ पर 0, तो आर बराबर 0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स। अब एक्स एक्सिस का कोई भी एक पैरेलल वेक्टर लेना है, एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी एक वेक्टर। तो एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी एक वेक्टर लिखना मतलब आई कैप लिख दो, सबसे आसान है। ठीक है, आई कैप लिख दिया, ये भी तो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये हो गया आर बराबर लैम्डा टाइम्स आई कैप, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। अगर इसको हम अपने 3D फॉर्म में लिखें तो x माइनस 0 अपॉन 1 बराबर y माइनस 0 अपॉन 0 बराबर z माइनस 0 अपॉन 0, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर y एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो r बराबर, वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है, प्लस सम लैम्डा टाइम्स y की तरफ कोई एक पैरेलल वेक्टर, तो वो j कैप हो गया। ठीक है, अगर इसका हम 3D फॉर्म लिखना चाहें तो हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन 0। ठीक है, जेड एक्सिस का क्या होगा, r बराबर 0 प्लस लैम्डा टाइम्स k कैप। ठीक है, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, r बराबर सिंपली लैम्डा टाइम्स k कैप। ठीक है, अब इसका वेक्टर फॉर्म, सॉरी ये कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन 1। ठीक, ओके, तो वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म का इंटर कन्वर्जन भी हो गया। अब देखते हैं कि किस प्रकार से किसी दिए हुए लाइन के ऊपर कोई पॉइंट अगर एज्यूम करना पड़ा तो वो कैसे एज्यूम करेंगे, है ना। कई बार क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ जाती है पॉइंट एज्यूम करना ऑन अ गिवन लाइन। ठीक है, तो वो देखा जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लो। बोला गया है कि इस लाइन के ऊपर ऐसे पॉइंट बताने हैं
ऐसा एक पॉइंट बताना है जो 1 1 1 से 9 यूनिट के डिस्टेंस पे हो। ये 1 1 1 अगर इस लाइन के ऊपर होता तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। मतलब ये लाइन है, अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको, ठीक है, किसी ए पॉइंट से 5 यूनिट इधर गए तो पी पॉइंट, 5 यूनिट इधर गए क्यू पॉइंट। अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, बट उसके लिए पॉइंट ए जो था वो लाइन पे था। अब यहाँ पर जानबूझ के ऐसा पॉइंट दिया जो लाइन पे नहीं है। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि लाइन पे है पॉइंट या नहीं? सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब कि जैसे अगर मैंने ये 1 1 1 को उठा के लाइन में पुट किया तो 0 ऐसा आएगा ना, 1 माइनस 1/2 बराबर 1/3 बराबर 1 माइनस 4/1। क्या ये चीज़ वैलिड है? नहीं। इसका मतलब कि पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइंग द लाइन, नॉट ऑन द लाइन। तो पॉइंट अगर लाइन पे नहीं है तो डायग्राम में कुछ रफली डायग्राम अगर बनाए, मान लो यहाँ है पॉइंट 1 1 1। अब इस वाले पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, ठीक है, 9 यूनिट के डिस्टेंस पे, 9 यूनिट के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट है। उस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट कैसे एज्यूम करेंगे वो देखो ध्यान से। x माइनस 1/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z माइनस 4/1। ये इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट होता है, मैंने मान लिया लैम्डा, ठीक। अब जैसे ये इन सबको लैम्डा कंपेयर करेंगे, x बराबर क्या मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 1, y बराबर मिलेगा 3 लैम्डा, z बराबर मिलेगा लैम्डा प्लस 4। ये x, y और z ये जो मिल रहा है कैसे मिल रहा है? एक बार ये कंपेयर कर रहे हैं, फिर y के साथ कर रहे हैं, फिर z के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई जेड मिल रहा है, कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ही तो है पॉइंट का। इसका मतलब एनी पॉइंट ऑन दिस गिवन लाइन इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का है ये? 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 4। इस टाइप का ही जो भी जितने मर्जी पॉइंट इस हमारे लाइन के ऊपर होंगे वो सब के सब इसी फॉर्म के होंगे। तो जो हमारा पी पॉइंट है वो भी ऐसा ही हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो ये तरीका है कोई पॉइंट लाइन के ऊपर एज्यूम करने का, ठीक है। तो ये समझ लो, अब मान लो कि ये पॉइंट आ गया, सपोज ये गिवन पॉइंट ए था, तो ए पी डिस्टेंस ये 9 दे रखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला है। अब तो ये पॉइंट को हमने क्या एज्यूम किया, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 4। तो अब ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लो, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 का 3 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 4 माइनस 1 यानी कि लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर ये डिस्टेंस फार्मूला रूट हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो 81 हो गया ये, ठीक है। तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ से प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 81। ऐसा हो गया ये। प्लस माइनस का 6 लैम्डा कैंसिल, 9 10 और 4 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 81। तो 14 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 71। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 71/14 या लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 71/14। लैम्डा की 2 वैल्यू आई, इसका मतलब कि ऐसे 2 पॉइंट होंगे, ठीक है, जो 9 यूनिट के डिस्टेंस पे होंगे। कौन से पॉइंट थे? ये पॉइंट हमने एज्यूम किया था, यही लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक। तो ये इससे हमने समझा कि कैसे हमको कोई पॉइंट एज्यूम करना है किसी दिए हुए लाइन के ऊपर। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने से पहले ज़रा हम लोग पहले ये डिस्कस करें कि क्या क्या लाइन का ओरिएंटेशन हो सकता है 3D में। 2D में तो सिंपल है, 2D में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो सकती है, या एक लाइन और 2 लाइन पैरेलल हो सकते हैं, या फिर 2 लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं।
और 3D में इससे ज़्यादा कंडीशन बनेगी। क्या क्या वो देखते हैं ज़रा। ऐसा हो सकता है कि एक लाइन है और उसी के ऊपर हमारा ये दूसरा भी लाइन है, ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक लाइन है, दूसरी लाइन उसके बिल्कुल पैरेलल है बट नॉट लाइंग ऑन द लाइन। तीसरा कंडीशन और क्या हो सकता है, एक लाइन है और दूसरी लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, किसी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए। फिर अब इसमें ये चौथा एक्स्ट्रा कंडीशन और हो सकता है, एक लाइन है और दूसरी लाइन पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। मैंने ऐसे ड्रॉ किया, मान लो यहाँ से ये जो मेरा पहला वाला लाइन था, ये लाइन L1, ठीक है, ये बोर्ड में है, ये सारी मतलब बोर्ड तो नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन पे समझ लो ये। और ये जो L2 लाइन मैं बना रहा हूँ, ये स्क्रीन के अंदर समझ लो इसको, ठीक है ना, टिल्टेड और स्क्रीन के अंदर। तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। इस तरीके की लाइंस कहलाती हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। ऐसी लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ओके। तो अब ये अगर दो लाइन का इक्वेशन दिया हो तो हम एक तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इन चारों में से कौन सा कंडीशन है, पैरेलल है या पैरेलल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये सब कैसे डिसाइड करेंगे, ये समझना है अपने को, ठीक है। तो देखो, पहला दूसरा कंडीशन पैरेलल वाला, कि ये भी पैरेलल की कंडीशन है और ये भी पैरेलल कंडीशन है। लाइन पैरेलल है या नहीं ये तो लाइन को देखते ही पता लग जाएगा उसके पैरेलल वेक्टर से। अगर दोनों लाइन का पैरेलल वेक्टर, मान लो कि एक लाइन ऐसे लिखा r बराबर a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, दूसरा लाइन लिखा r बराबर c प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो तुरंत ये देख के पता चला कि दोनों जो हैं वो सेम ही वेक्टर के पैरेलल हैं, मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अब दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो फिर अब ये कैसे डिसाइड करें कि एक के ऊपर दूसरी है या दोनों अलग अलग हैं, ये कैसे डिसाइड करें। उसके लिए देखो, उसके लिए ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो यही वाले लाइन है मेरा a प्लस लैम्डा टाइम्स बी, और ये लाइन है मेरा c प्लस लैम्डा टाइम्स बी। दोनों सेम लाइन, सेम वेक्टर के क्या हैं, पैरेलल है। अब ये जो a पॉइंट है ये इस लाइन पे कहीं रहा होगा, ये जो c पॉइंट है इस लाइन पे कहीं रहा होगा। अगर हम a से c को ज्वाइन करें, तो एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो AC वेक्टर है, इफ़ AC वेक्टर को हम लोग लिखेंगे C माइनस ए वेक्टर, फिलहाल अभी है ना, C माइनस ए वेक्टर, इफ दिस इज पैरेलल टू B वेक्टर, अगर ये AC वेक्टर भी, जैसे इस केस में A वेक्टर भी यहाँ पे है और C वेक्टर भी इधर कहीं होगा, तो AC को ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे जो पैरेलल वेक्टर B के ही पैरेलल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो AC वेक्टर हमारा जो C माइनस ए वेक्टर है, अगर वो B के पैरेलल आ गया, ठीक है, इज पैरेलल टू B, देन कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये जो C माइनस ए वेक्टर है, जैसा कि इस डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है सेकंड वाले केस में, अगर वो पैरेलल नहीं है, इज नॉट पैरेलल, है ना, इज नॉट पैरेलल टू जो हमारा कॉमन पैरेलल वेक्टर है, देन तब पैरेलल तो होगा, देन लाइंस आर पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट, तो नॉट कोइंसिडेंट में लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा हो गया। फिर जैसे ही मैंने लाइन को देखा, एक लाइन मेरे पास लिखा है r बराबर a प्लस लैम्डा बी वेक्टर और दूसरा लाइन लिखा है r बराबर c प्लस लैम्डा, मान लो कोई दूसरा वेक्टर d वेक्टर। ये दोनों वेक्टर मैंने देखा जो पैरेलल अगर नहीं है तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि या तो तीसरा केस होगा या तो चौथा। पैरेलल नहीं है तो या तो तीसरा होगा या तो, फिर अब ये जानना है कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं, ठीक है। उसके लिए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे, ओके। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकल के आ गया तो हम बोलेंगे कि ठीक है इंटरसेक्टिंग है, नहीं आया तो बोल देंगे स्क्यू लाइन से, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी है इंटरसेक्टिंग जानने का, बट वो तो हम लोग अभी थोड़ा बाद में करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देखो,
आइडेंटिफाई द लाइन्स, ये 2 लाइन दे दिया आपने को, लाइन 1, लाइन 2। तो सबसे पहले अपने को देखना है ये पैरेलल वेक्टर, क्या ये पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है? नहीं है। देखो कोलिनियर कब रहता, जब एक बराबर दूसरे का लैम्डा टाइम्स हो जाता, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये तुरंत अपने को पता चल गया दैट लाइन्स L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल। अब नॉट पैरेलल है तो नॉट पैरेलल में भी 2 केस हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग। तो ये डिसाइड करने के लिए अब क्या मेथड है वो देखो। और भी एक मेथड है शॉर्टेड डिस्टेंस कैलकुलेट करके, है ना, वो हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे हम लोग यहाँ से। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि लेट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये हम लोग मान लेते हैं। अगर मान लिए तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा और एक पी पॉइंट मिलेगा कॉमन दोनों के ऊपर, ठीक। अब वो कॉमन पॉइंट अगर मैं पहले लाइन से डिराइव करूं, पहले लाइन से वो मैं पॉइंट लिखूंगा। फर्स्ट लाइन के ऊपर अभी अभी हमने समझा था पॉइंट कैसे लेना है, ठीक है। तो देख लो, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड ही तो लिखना होता है जनरल पॉइंट का मतलब। सीधे ये आर की जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखो, है ना, और कंपेयर करो तो सीधे एक्स बराबर 1 प्लस 2 लैम्डा मिल जाएगा। इसी तरीके से बाकी सब भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कोई जनरल पॉइंट लिख रहा हूँ लाइन 1 के ऊपर, वो होगा 1 प्लस 2 लैम्डा कॉमा 1 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 1 प्लस 4 लैम्डा ऑन लाइन L1, ठीक है। ऑल्सो एक पॉइंट अगर मैं लाइन L2 के ऊपर लिखूं तो फिर से वहाँ से मैं कंपेयर करूँगा तो -2 प्लस म्यू, फिर मिलेगा 3 प्लस 2 म्यू, फिर मिलेगा -1 प्लस 4 म्यू। ये चीज़ ये किसके ऊपर है, ऑन लाइन L2, ठीक है। सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, this is any point on the line L2. If we are assuming that lines are intersecting, it means that these points must be same. तो इनको बस कंपेयर कर दिया हमने, कंपेयर किया तो 3 इक्वेशन मिला। देखो 1 प्लस 2 लैम्डा, 3 इक्वेशन मिलेगा। 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2 प्लस म्यू, 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 म्यू, एंड 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू -1 प्लस 4 म्यू, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशन है, 2 ही अननोन है, तो हम लोग 2 का यूज करके लैम्डा और म्यू पहले दोनों कैलकुलेट कर लें। तो इन दोनों का यूज कर लेते हैं हम लोग, पहले दो का यूज करके अगर मैं लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करूं तो मैं फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो गया। फिर सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू -7 या लैम्डा इक्वल टू आया मेरे पास में -8, लैम्डा -8 आ गया तो म्यू वही फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो, ठीक है। तो अगर हम सेकंड वाले में रख दें तो 1 माइनस 24 इक्वल टू 3 प्लस 2 म्यू, ऐसा है। ये हो गया कितना, -23, इधर से ये आएगा -3 और तो -26 अपॉन 2 यानी कि -13। तो म्यू का वैल्यू जो है वो -13 आ गया, -13, ठीक है। लेकिन लैम्डा और म्यू में 3 ही इक्वेशन, मतलब 2 ही इक्वेशन थोड़ी है, तीनों इक्वेशन वैलिड होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आइडेंटिकल हो गया और जेड आइडेंटिकल नहीं है तो पॉइंट थोड़ी सेम होंगे, तीनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब दिस लैम्डा एंड म्यू मस्ट सेटिस्फाई आवर रिमेनिंग थर्ड इक्वेशन। तो अगर मैं वो लिखूँ 1 प्लस 4 इंटू -8 बराबर -1 प्लस 4 इंटू
13, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं हो रहा है, देख लो, एक तरफ आ रहा है -31, दूसरी तरफ आ रहा है -53। इसका मतलब दीज इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। इसका मतलब कि लैम्डा और म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए ये कोई भी एक पॉइंट दोनों के ऊपर आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर ये हो जाता, ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाता, फिर तो वही लैम्डा का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट मीन्स लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अब लाइन्स इंटरसेक्टिंग नहीं है, पैरेलल भी नहीं था, तो इसका मतलब कौन सी लाइन्स हो गई, ये स्क्यू लाइन्स हो गई। ओके, आई होप समझ में आया। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर कभी ज़रूरत पड़ी लाइन्स की तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, क्या किया हमने, पहले लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट, दूसरे के ऊपर जनरल पॉइंट कंपेयर कर दिया, फिर इक्वेशन बने, सॉल्व किया और ये चेक किया कि दो का जो सोल्यूशन है वो तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग होगा, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। ओके, अब बात करते हैं कि किस प्रकार से दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। ओके, वहाँ जब लाइन्स होते थे y बराबर m1x प्लस सी, y बराबर m2x प्लस सी, कहाँ 2D में, और बोलते थे कि अगर थीटा है, एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला काम में लेते थे 2D में, ठीक है। 3D में क्या करेंगे, 3D में इससे भी ज़्यादा आसान है। अगर ये एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स या a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है। इसका मतलब कि इसके ऊपर कहीं एक पॉइंट है a1 और ये b1 वेक्टर के पैरेलल है, ठीक। फिर कोई दूसरी लाइन है इस तरीके से, इंटरसेक्टिंग है, ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग होगा तभी एंगल बताएंगे। दूसरी लाइन है r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2, मतलब इसके ऊपर कोई एक पॉइंट होगा a2 और फिर ये किसके पैरेलल है, तो ये b2 वेक्टर के पैरेलल है। मुझे ये वाला एंगल थीटा बताना है, ठीक है, थीटा एंगल बताना है अपने को, ये वाला एंगल लाइन के बीच का एंगल। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो थीटा एंगल है, दिस थीटा एंगल इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन b1 एंड b2। ये जो b1 वेक्टर है, अगर ये b1 वेक्टर को मैं यहाँ लेके आ जाऊँ, ठीक है, बगैर इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज किए और मैग्नीट्यूड चेंज किए, इस b2 वेक्टर को भी मैं यहाँ लेके आ जाऊँ, ठीक है ना, तो दिख रहा है b1 और b2 के बीच का ही जो एंगल है, दैट एंगल इज ओनली द एंगल बिटवीन लाइन्स। ऑब्वियसली पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है ना, मतलब अगर मैं ऐसे दो लाइन से यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, बोलूँ कि ये वाला एंगल थीटा है L1 L2, फिर मैंने L1 के पैरेलल एक और लाइन यहाँ बना दिया L3 और L2 के पैरेलल यहाँ बना दिया L4, तो फिर मैं पूछूँ कि ये वाला एंगल कितना है, तो अभी भी ये थीटा ही होगा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो अब अगर ये समझ में आ गया तो कभी भी लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू फोकस ओनली फॉर द पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल इज द आंसर। तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ये लाइन L1 L2, ठीक है, L1 एंड L2, देन आई कैन राइट cos थीटा बराबर, मुझे पता है कि B1 और B2 के बीच का जो एंगल होगा, तो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे लिखते थे, डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था ये कि B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से आई कैन राइट थीटा बराबर cos इनवर्स B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 इंटू मॉड B2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस में बताऊँ कि अगर ये B1 डॉट B2 का वैल्यू अगर 0 आ गया, ओके, अगर ये B1 डॉट B2 का वैल्यू 0 आ गया
तो कॉस इनवर्स 0 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो गया तो लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है। ओके ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लिया जाए जल्दी से। जैसे ये दो लाइन्स लिखी हैं, एंगल पूछा गया है, तो इधर उधर देखना ही नहीं है मुझे, इन दोनों वेक्टर के ऊपर फोकस करना है कि पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनके बीच का ही जो एंगल होगा वही हमारा लाइन के बीच का भी एंगल होने वाला है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, 2 + 6 + 16 डिवाइडेड बाई पहले वाले का मॉड हो जाएगा 4 9 16 का रूट, और दूसरे वाले का हो जाएगा 1 4 16 का रूट, यानी कि कॉस इनवर्स 16 और 8 हो गया 24 डिवाइडेड बाई यहाँ पे रूट 29 इंटू रूट 21, ये हो गया मेरा आंसर। इसको ऐसे ही रख देंगे, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू रहता अगर बाय द वे कॉस इनवर्स कुछ आ जाता है ऐसा √3/2, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि कौन सा एंगल है जिसके कॉस का वैल्यू √3/2 है, तो यानी कि π/6 30 डिग्री। तो बट अभी तो ऐसा वैल्यू, ये ऐसा डाटा है, ऐसा वैल्यू बन गया, तो उसको ऐसे ही कॉस इनवर्स में ही छोड़ देंगे। ये एक आखिरी क्वेश्चन है। अगेन फिर से वही एंगल बताना है, ये लाइन लिखा है, ये भी लाइन लिखा है। अब ये जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया है, लाइन एक बिल्कुल ही अलग तरीके से लिखा है, कॉमा कॉमा लगा के ऐसा XYZ बोल रहे हैं कि ये लाइन है, ठीक है। बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाए कि ये लाइन कहाँ है, लाइन में तो मतलब इसको इक्वेशन होना चाहिए ना, सम इक्वल टू समथिंग ऐसा टाइप का, तो तीनों चीज़ें अलग अलग लिखी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिखा है तो कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक्स वाई और जेड जनरल पॉइंट ही तो बता रहे हैं, मतलब ऐसे जितने भी पॉइंट जो मतलब एस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जितने भी पॉइंट आएंगे सब ये उसी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, बस एस जो यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है ना, जो ये वाली चीज़ है, इसको बस कंपेयर कर देना है। तो अगर मैं पहली वाली लाइन को लिखूँ, ठीक है, तो s को मैं कंपेयर करूँ यहाँ से, s बराबर क्या हो जाएगा x + 1, तो x + 1/1 लिख देता हूँ मैं। इस सेकंड वाले से देखो, s का वैल्यू हो जाएगा y - 3/2 इक्वल टू s बराबर। थर्ड वाले से अगर देखें तो z का वैल्यू होगा s का वैल्यू होगा z - 1/-2। तो इस तरीके से ये पहला वाला लाइन बन गया मेरा लाइन 1। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड वाली लाइन लिखता हूँ, तो सेकंड वाली लाइन में कौन सा पैरामीटर दिख रहा है, t, तो t का वैल्यू लिख लेना है। यहाँ तो सीधे 2x दिखा, तो 2x को 2x नहीं लिखेंगे, x/1/2 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू t का वैल्यू y के टर्म में आ जाएगा y - 1/1, और यहाँ से z - 2/-1, ठीक है। अब ये लाइंस बन गई, इनके बीच का एंगल पूछा है, तो बस आपको क्या देखना है, ये वाले पैरेलल वेक्टर्स देखने हैं, ठीक। तो फिर से हमारा आंसर थीटा बराबर कॉस इनवर्स, इन दोनों का डॉट 1 × 1/2 + 2 × 1 + -2 × -1 होल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड पैरेलल वेक्टर 1/4 + 1 + 1, यानी कि कॉस इनवर्स 2 2 4 9/2 होल डिवाइडेड बाई ये वाला चीज़ हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर क्या बनेगा 2 1/4 + 2 है, तो 8 1 9 9/4 का जो रूट है वो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस, तो ये भी 9/2, ये भी 9/2। कॉस इनवर्स 1 का मतलब कौन सा एंगल है जिसके कॉस का वैल्यू 1 है, तो वो 0 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कि लाइन्स आर पैरेलल, ओके, लाइन्स आर पैरेलल, 0 डिग्री का मतलब पैरेलल। वो तो यहाँ से भी दिख रहा होगा कि ये जो वेक्टर्स हैं, दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर, देख लो कोलिनियर वेक्टर ही तो हैं,
इस सेकंड वाले में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये फर्स्ट वाला बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल understand how to write the image of a point in any line, how to find shorter distance between two lines, how to find distance between any two parallel lines, how to find the perpendicular distance of a point from a line. Okay, so these many things we will do in next lecture. Okay, I would say that you please note down these questions and try them. Okay.